Hello students, this is Apurva. As you know that we have discussed in our previous lecture of chapter number first of class 6, Introduction to History. Today we will discuss about this topic, causes of cultural diversity. In last lecture we have discussed still geographical factors. Okay, so causes of cultural diversity. इसका मतलब क्या होता है कि क्या कारण है जिसकी वजह से जो हमारे कल्चर है वो बढ़ता जा रहा है, डाइवर्स करता जा रहा है. ठीक है, फॉलोइंग पॉइंट्स आर पीपल ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ देयर लाइवलीहुड और इन सर्च ऑफ देयर अर्निंग मनी. ओके, या तो किसी काम के लिए वन प्लेस टू अनदर दे विल ट्रैवल, या फिर वो अपने वर्क के सर्च के लिए इन सर्च ऑफ देयर वर्क दे विल ट्रैवल. ओके, क्योंकि अगर वो एक ही जगह वो लोग रहेंगे तो वो जो उनको वर्क चाहिए या वो जितना अर्न करना चाहते हैं मनी वो नहीं कर सकते. तब तक वो अपना जो प्लेस है वो अगर वो नहीं छोड़ के जाएंगे, आगे डाइवर्स नहीं होगा, तब तक उनका जो मनी है या जो भी वो अपना वर्क कर रहे हैं वो उनका डाइवर्स नहीं हो पाएगा. नेक्स्ट पॉइंट, religious leaders travel from one place to another for giving their messages, teachings which is related to religion. Okay, जो religious leaders होते हैं, जैसे कि जो धर्म गुरु जो रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, वन प्लेस टू अनदर अगर वो ट्रैवल नहीं करेंगे तो जो वो देना चाहते हैं, मैसेज जो देना चाहते हैं वो उस रिलीजन को लेकर के वो आगे स्प्रेड हो ही नहीं पाएगा, वो एक ही जगह रह जाएगा. इसलिए अगर उस चीज़ को डाइवर्स करना है और बढ़ाना है उस कल्चर को या जो भी वो मैसेज देना चाहते हैं उसको, उसके लिए दे हैव टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ओके, नेक्स्ट, रूलर्स मार्च फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर एक्सपेंडिंग देयर एम्पायर्स. अगर जो रूलर्स होते हैं या जो किंग्स होते हैं, एम्परर्स होते हैं, अगर वो एक ही जगह रहेंगे, अगर वो कोई बैटल फाइट नहीं करेंगे, कहीं दूसरी प्लेस में नहीं जाएंगे, तो जो उनका जो एम्पायर है वो एक ही जगह रह जाएगा, वो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा और डाइवर्स कर ही नहीं पाएगा. दैट्स वाई दे हैव टू ट्रैवल फ्रॉम वन और मार्च फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. लास्ट, मैनी पीपल ट्रैवल टू डिस्कवर. बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि उनको जैसे फॉर पास्ट के लिए अगर उनको कुछ स्टडी करनी है या कुछ भी इंक्वायरी करनी है, कुछ रिसर्च करनी है, तो उसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा, दे हैव टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. अगर वो एक ही जगह रहेंगे और वहीं वो कुछ भी रिसर्च करते रहेंगे तो उससे उनका कुछ डाइवर्स ही नहीं हो पाएगा, वो एक ही जगह रह के रह जाएंगे. तो जब तक वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल नहीं करेंगे तब तक वो जो डिस्कवर करना चाहते हैं वो उनका एम हो ही नहीं पाएगा कंप्लीट. Okay, this led to sharing and exchanging of ideas, customs, culture, traditions. इससे क्या हो सकता है, जो इनके जो आइडियाज़ हैं, चाहे वो रिलीजियस लीडर्स हों या जो लोग जो ट्रैवल कर रहे हैं इन सर्च ऑफ देयर वर्क, और रूलर्स या जो भी डिस्कवर कर रहे हैं, तो ये तब अगर ये एक जगह से दूसरी जगह नहीं ट्रैवल करेंगे तो जो कस्टम्स है, आइडियाज़ और जो कल्चर ट्रेडिशंस है ये एक्सचेंज हो ही नहीं पाएगा, ये आगे बढ़ ही नहीं पाएगा. ओके ना. Okay, now next topic is sources of history. There are three types of sources of history. First, literary sources. Literary sources means written accounts from past. जो accounts है या जो documents है जो की बातें पहले हो चुकी है, वो चीज़ written में recorded है बहुत सालों या हज़ारों साल पहले की. ठीक है, वो क्या है, literary sources, जो कि रिलेटेड है पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल कंडीशन से. नेक्स्ट, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज मीन्स ऑब्जेक्ट्स दैट सर्वाइव फ्रॉम पास्ट टिल नाउ. वो ऑब्जेक्ट्स जो बहुत साल मतलब हज़ारों साल पुराने एंशिएंट टाइम से जो सर्वाइव कर रहे हैं अभी तक भी. ठीक है, लाइक कॉइन्स, पेंटिंग्स, पोएट्री एट्सेट्रा. नेक्स्ट, Oral sources means information that is passed through ears by mouth. वो information जो मुंह से बोली गई हो. ओरल मतलब पता है ये जो चीज़ मुंह से बोली गई जाती है
तो वो इन्फॉर्मेशन जो कि बहुत सालों पहले मुँह से बोली गई है, लाइक स्टोरीज, माइथ्स और सॉन्ग्स, ये सब क्या है हमारे ओरल सोर्सेज। और जो लिटरेरी सोर्सेज, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, ओरल सोर्सेज, ये सब क्या है सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। ओके ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज लिटरेरी सोर्सेज। वी हैव डिस्कस्ड दिस टॉपिक in previous topic, sources of history. Okay, so what is literary sources? जो literary sources होते हैं, literary मतलब क्या होता है, जो records written में हमारे पास अभी हैं, मतलब हम लोग उस डॉक्यूमेंट्स को बोल सकते हैं या उस रिकॉर्ड्स को हम लोग बोल सकते हैं मैन्युस्क्रिप्ट्स। जो एंशियंट टाइम में जो लोग रहते थे उन्होंने अपने हाथों से वो स्क्रिप्ट्स लिखी है, ठीक है। लेकिन जब वो डॉक्यूमेंट्स नहीं अवेलेबल थे या जो स्क्रिप्ट्स जो थी वो पहले जब नहीं अवेलेबल थे, तो उससे पहले जो एंशियंट पीपल थे या जो अर्ली पीपल हम लोग बोल सकते हैं, वो सब चीज़ें कहाँ लिखते थे, वो लिखते थे पाम लीव्स पे या फिर बर्च ट्रीज पे, जो बर्च की लाइक जो छाल होती है जो पेड़ की उस पे, ठीक है। अब कुछ जो डॉक्यूमेंट्स थे वो उस वक्त इंसेक्ट्स की वजह से वो डिस्ट्रॉयड हो गए, कुछ फायर की वजह से डिस्ट्रॉयड हो गए, बट सम जो है डॉक्यूमेंट्स वो अभी भी हमारे पास सेफ है, जो कि टेम्पल्स और मोनास्ट्रीज किसको कहते हैं, जो आश्रम वगैरह होते हैं वहाँ पर अभी भी अवेलेबल है, ठीक है। और अब हम पढ़ते हैं लिटरेरी सोर्सेज में जो इंडिजिनियस सोर्सेज होते हैं और एक फॉरेन सोर्सेज, ठीक है। इंडिजिनियस सोर्सेज में क्या होता है, जो इंडियन राइटर्स होते हैं जिन्होंने अपने जो इंडिया है या जो एंशियंट टाइम के बारे में इंडिया में लिखा है, ठीक है, जो कि इंडिया से रिलेटेड है। तो वो है टू टाइप्स में, मतलब वो डिवाइडेड हो रहा है, एक तो सैक्रेड और एक है सेक्युलर। सैक्रेड का मतलब क्या होता है, जो कि रिलीजियस से रिलेटेड लिटरेचर है, ठीक है, जैसे कि महाभारत हो गई, रामायण हो गया, ठीक है। और सेक्युलर है जो कि रिलेटेड नहीं है रिलीजियस लिटरेचर से, जैसे कि पंचतंत्र हो गया, तो कि हम लोगों ने टेल्स सुनी है उसके बारे में। और जैसे आपके बुक में भी लिख रखा है एक मेगास्थनीज ने और फाहीन ने जो लिखा है, ठीक है, वो तो हमारे फॉरेन वो है जो राइटर्स हैं, ठीक है, वो तो हमारा आएगा इसमें फॉरेन सोर्सेस में, ठीक है, जो कि फॉरेन राइटर्स हैं जिन्होंने जो विजिट कर चुके हैं इंडिया में एंशियंट टाइम पे, तो वो कौन है, उसमें से हमारे पास दो एग्जाम्पल्स अभी हैं, फाहीन और ये मेगास्थनीज, ओके। और जो हमारे जो इंडियन राइटर्स हैं वो जिन्होंने जैसे कि ये अर्थशास्त्र किसने लिखा है, कौटिल्य ने, ठीक है। ऐसे ही अभिज्ञाना शकुंतलम ये किसने लिखा है, कालिदास जी ने। तो ये जो है अर्थशास्त्र हो गया, ये अभिज्ञाना शकुंतलम हो गया, ये क्या है हमारे रिलीजियस से जो है रिलेटेड नहीं है, तो ये किस में आएगा, हमारा सेक्युलर में, ओके। तो ये क्या है, ये किसके अंदर आ रहा है, इंडियन राइटर्स जो कि सेक्युलर भी हैं और कुछ लिटरेचर्स जो कि सेक्रेड के अंदर भी आ रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ है हमारी इस टॉपिक में। यस, तो जो लिटरेरी सोर्सेज है उसमें अगर देखा जाए जो भी हमें मैन्युस्क्रिप्ट्स मिली है, उनकी जो लैंग्वेज है वो या तो प्राकृत लैंग्वेज में है, ठीक है, या फिर वो जो एंशिएंट टाइम में जो लैंग्वेजेस चलती थी, एक ब्राह्मी लैंग्वेजेस है, ये जो कुछ लैंग्वेज है प्राकृत और ब्राह्मी, तो अगर हम लोग अभी इसके बारे में देखने जाए तो हमें समझ में भी नहीं आएगा। कुछ जो हिस्टोरियंस ऐसे हैं उन्होंने इसके बारे में स्टडी करी है, लेकिन उसके लिए भी उनको इसके बारे में मतलब स्टडी करनी पड़ी है पहले। जैसे उन्होंने उसके बारे में कुछ भी इंक्वायरी रिसर्च करी है उन लैंग्वेज के बारे में, तो उस लैंग्वेज में जो भी वर्ड्स लिखे हैं पहले उनको उन वर्ड्स को भी समझना पड़ा है, उसके बाद ही वो कुछ कर पाए। और कुछ जैसे लैंग्वेज कुछ ऐसी जो अब तो रही ही नहीं है, वो मतलब एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। जैसे हड़प्पन जो वो थी, हड़प्पन जो टाइम था अपना, तो उस वक्त जो लैंग्वेज चलती थी ना वो अभी एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, ओके।
तो द स्टडी ऑफ मटेरियल रिमेन्स ऑफ पास्ट इज कॉल्ड आर्कोलॉजिकल। जो स्टडी करते हैं आर्कोलॉजिकल सोर्सेज के ऊपर, जैसे कि कुछ ऐसी चीज़ें जैसे लाइक कॉइन्स हो गया, पोर्ट्री होगी, जो भी एग्जिस्ट करती हैं उस टाइम से, तो उसी क्या कहेंगे हम लोग आर्कोलॉजिकल। ओके, और अ पर्सन हु स्टडीज दीज, जो पर्सन स्टडी करता है उसके बारे में रिसर्च करता है, उन्हें क्या कहेंगे हम आर्कियोलॉजिस्ट। ओके, मटेरियल ब्यूरिड अंडर द ग्राउंड, आर्कियोलॉजिस्ट हैव टू डिग देम आउट। आर्कियोलॉजिस्ट क्या वर्क करते हैं, जो मटेरियल्स जो उस टाइम से जो मटेरियल हैं, अब वो ऐसा तो है नहीं कि वो वहीं के वहीं रहेंगे, अगर इतने 1000 ईयर्स अगो अगर हम लोग देखें कुछ भी चीज़, तो वो चीज़ अंदर जाती रहती है। तो वो लोग क्या करते हैं, जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, दे डिग आउट अंडर द ग्राउंड, और वो जो है जो कुछ भी चीज़ें मिलती है वो चीज़ें वो निकालते हैं, जैसे कॉइन्स हो गया या कुछ भी पेंटिंग मिल गई, कुछ भी चीज़ अगर वो उनको मिलती है तो वो उसके बारे में फिर रिसर्च करते हैं कि वो उस, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे उसमें, ठीक है, कि क्या है। नेक्स्ट है इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन मीन्स रिकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग पास्ट। इंस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है, जो भी रिकॉर्ड हुई है, जो चीज़ मतलब लिखी गई है या रिकॉर्ड हुई है, कब, उसी वक्त जब ये चीज़ हो रही थी, ड्यूरिंग द पास्ट, जब पास्ट जो टाइम चल रहा था उस वक्त जो भी चीज़ रिकॉर्डिंग हुई है उसको क्या कहेंगे हम लोग, जहाँ पे वो रिकॉर्ड हुई है उसी को क्या कहेंगे पूरे को एक वर्ड, इंस्क्रिप्शन। ओके, स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज कॉल्ड एपिग्राफी। ओके, तो क्या है, जो स्टडी जो इंस्क्रिप्शन के ऊपर जो स्टडी करते हैं उसी का कहते हैं एपिग्राफी। ओके, तो ये वाला टॉपिक है हमारा आर्कोलॉजिकल सोर्स में कि हमने क्या क्या पढ़ा है। एक तो आर्कोलॉजिकल किसको कहते हैं, तो द स्टडी ऑफ मटेरियल, जो मटेरियल के ऊपर जो स्टडी होती है, तो वो कौन सा मटेरियल, लाइक कॉइन्स, पोर्ट्री, पेंटिंग्स या बिल्डिंग्स जो 1000 ईयर्स पहले से जो चल रही है और अभी तक भी एग्जिस्ट करती है, ठीक है, उसी का कहेंगे आर्कोलॉजिकल। अ पर्सन हु स्टडीज दिस, जो भी इसके बारे में स्टडी करता है, इंक्वायरी करता है, रिसर्च करता है, कुछ भी करता है, उसको कहेंगे हम लोग आर्कियोलॉजिस्ट। ओके, मटेरियल ब्यूरिड अंडर द ग्राउंड, आर्कियोलॉजिस्ट हैव टू डिग देम आउट। जो भी चीजें उन्हें मिलती है, वो लोग रिसर्च करेंगे तो उन्हें कुछ भी चीज अगर मिलती है, उनके पास एक ऐसे टूल्स होते हैं जिससे उन्हें पता लगता है कि यहाँ पे कुछ चीज है, तो दे जस्ट डिग देम आउट, और वो उसके बारे में रिसर्च करते हैं कि वो चीज कब बनी थी और किसने वो चीज इशू करी थी, किसने वो चीज बनाई थी, सब चीजें, ठीक है। नेक्स्ट इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन इसको कहेंगे रिकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग पास्ट, जब पास्ट टाइम चल रहा था, जब वो 1000 ईयर्स अगो या 100 ईयर्स अगो जो भी टाइम था उस वक्त वो चीज जो रिकॉर्ड हुई है, तो वो जो रिकॉर्ड जिस चीज में की गई है उसी का कहेंगे इंस्क्रिप्शन। नेक्स्ट स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज कॉल्ड एपिग्राफी। जो भी स्टडी होती है इंस्क्रिप्शन को क्या कहेंगे हम लोग, एपिग्राफी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, टेम्पल्स, फोर्ट्स, पैलेसेस एंड अदर ग्रैंड स्ट्रक्चर आर मॉन्यूमेंट्स। मॉन्यूमेंट्स इसको कहते हैं, टेम्पल्स हो गया, फोर्ट्स, पैलेसेस और ऐसे जो ग्रैंड स्ट्रक्चर होते हैं क्या कहते हैं, मॉन्यूमेंट्स। ओके, मॉन्यूमेंट्स गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट कंडीशन ऑफ टाइम व्हेन दे बिल्ड, आर्टिस्टिक स्किल लाइक सांची स्तूपा, अशोक पिलर। ओके, मॉन्यूमेंट्स क्या करते हैं, हमें एक इंफॉर्मेशन देते हैं, कैसे कि उस वक्त कैसा टाइम था जब वो बना। जब वो मॉन्यूमेंट्स अगर हम देखें तो हमें पता लगता है कि उस वक्त किस तरीके का आर्टिस्टिक कैसी थी, आर्टिस्टिक स्किल कैसी थी उस वक्त, और कब वो बना, उसकी कंडीशन जो उस वक्त वो बना था, ठीक है, ये सब चीजें हमें देखने को मिलती है। जैसे कि सांची स्तूपा है, अशोका पिलर है, ठीक है। नेक्स्ट, थ्रू इंफॉर्मेशन ऑफ कॉइन वी कैन गेट हु इशूड इट, व्हेन इशूड इट, द एक्सटेंट ऑफ एम्पायर। अब जो इंफॉर्मेशन है वो कैसे मिलती है हमें, जैसे कॉइन है, ठीक है, वो भी किस में आ रहा है, हमारा आर्कियोलॉजिकल सोर्स में ही है, तो उसमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है कॉइन से कि वो कब, कि किसने इशू किया था, ठीक है, उसका जो इशू करता है ना कोई भी कॉइन, उसका नेम नीचे रहता था पहले, ठीक है, और व्हेन इशूड इट, कब वो इशूड हुआ उसकी डेट भी लिखी होती है, और द एक्सटेंट ऑफ एम्पायर, कि कब तक वो एम्पायर चला, क्योंकि अगर वो किसी किंग ने इशू किया है तो उसका एम्पायर कब तक एक्सटेंड हुआ, उसका पूरा
दिया होता है डिटेल, ओके। और द स्टडी ऑफ कॉइन न्यूमिस्मेटिक्स, जो स्टडी करते हैं कॉइन की, इसको क्या कहते हैं, न्यूमिस्मेटिक्स। और अब कंक्लूजन में हम लोग देख लेते हैं, आप लोग अपनी बुक में देखना पेज नंबर 8 में, लिटरेरी, आर्कियोलॉजिकल और ओरल सोर्सेज प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द पास्ट, ठीक है। मतलब ये तीनों सोर्सेज जो है, लिटरेरी सोर्सेज, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज और ओरल सोर्सेज, ये हमें क्या कर रही है, पास्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है, ठीक है। फिर फॉर अ कंप्लीट एंड एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ पास्ट इवेंट्स, और हमें जो इंफॉर्मेशन मिल रही है वो एक एक्यूरेट मिल रही है, बिल्कुल सही, ठीक है। नेक्स्ट, historians have to consider all the available sources, जो हिस्टोरियंस हैं जिन्होंने इसके बारे में स्टडी करी है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, जितने भी उनके पास अवेलेबल होते हैं सोर्सेज, तो उससे वो ये जो हमारे को जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है वो चीज़ एक्यूरेट वो प्रोवाइड करवा देते हैं, ठीक है। लर्निंग अबाउट द पास्ट इज लाइक एन एडवेंचर। देखो, अगर हम लोग इसके बारे में पढ़ें, जो भी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में जो भी स्टडी करता है, जैसे हिस्टोरियंस है, आर्कियोलॉजिस्ट है, तो ये एक एडवेंचर के जैसा ही है, ठीक है। कैसा? एज इट गेट्स रिकंस्ट्रक्टेड बिट बाय बिट फ्रॉम द अवेलेबल सोर्स मटेरियल। इससे क्या होता है, अगर हम लोग जाते हैं पास्ट में, इसके मतलब अगर हमें इसके बारे में स्टडी करनी है किसी भी चीज़ की, जैसे कॉइन हो गया, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल पास्ट में जाना होगा, ठीक है। और फिर बिट बाय बिट धीरे धीरे ही हमें इसके बारे में जो निकालेंगे, तो मतलब एक तरीके से क्या है कि हम लोग रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, सो हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट आर लाइक डिटेक्टिव्स। बिल्कुल, जो हिस्टोरियंस है या आर्कियोलॉजिस्ट है, ये डिटेक्टिव के जैसे ही वर्क करते हैं। कैसे? हु यूज ऑल द अवेलेबल सोर्सेज लाइक क्लूज टू फाइंड आउट अबाउट आवर पास्ट। कैसे करते हैं ये? जो भी इनके पास अवेलेबल सोर्सेज होते हैं उनसे इनको क्लूज मिलते रहते हैं, और ये जो हमारे पास्ट के बारे में फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, ओके। तो ये हमारा चैप्टर है, यही कंप्लीट हो रहा है, चैप्टर नंबर 1, ओके, इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री। अब आप लोगों को क्या करना है, एक बार रीड कर लेना इस चैप्टर को जैसा मैंने पढ़ाया है वैसे, ठीक है। और जो आपकी एक्सरसाइज दे रखी है इसमें, ऑब्जेक्टिव्स जो एक्सरसाइज है, ठीक है, वो भी आप लोग को खुद को कर लेना, ठीक है। थैंक यू।